बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना अभी हमने बिल्कुल कुछ मिनट पहले खाया है। और जो मैं बात करने वाला हूँ, कोइंसिडेंटली वो बात रोटी की है, खाने की है और भूख की है। मुझे हमेशा से ये लगता है कि क्या अपने आप में भूख जो है वो क्या अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक कोई स्थिति है, अप्राकृतिक सी स्थिति है, या कहीं ना कहीं वो एक ऐसी स्थिति है जिसको पैदा किया जा रहा है, जिसको बना करके रखा जा रहा है। हम में से हर व्यक्ति किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी सेक्ट को मानता होगा। हम किसी न किसी व्यवहार को मानते होंगे, हम धार्मिक नहीं होंगे, हम किसी एक खास धर्म को नहीं मानते होंगे, लेकिन फिर भी किसी न किसी एक वैचारिक व्यवहार के साथ हमारा जुड़ा होगा। वो व्यक्ति भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक हिस्सा भूख के लिए आरक्षित रखता है। नवरात्रि में हम कुछ दिन उपवास रखते हैं, रमजान में भी हम कुछ दिन उपवास रखते हैं। वो हमारी स्वेच्छा से हासिल किया गया, चुना गया व्यवहार होता है, और वो किसी ना किसी स्तर पर ऐसी स्थिति नहीं होती है जो हमारे लिए रची गई हो या जिसके लिए हमें बाध्य किया गया हो। लेकिन आज की जो हालात हैं, जो आज की स्थिति है, जिसके बारे में मैं कुछ अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वो बहुत सीधी सपाट सी बात है। और उस बात का एक सीधा सा यथार्थ ये है कि वास्तव में भुखमरी जो है वो केवल प्राकृतिक या दुर्भाग्यवश पैदा हुई स्थिति नहीं है, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक तरीकों से एक रची गई परिस्थिति होती है, जिससे समाज का एक बहुत बड़ा तबका कहीं ना कहीं उसके साथ अपनी जिंदगी को बिताता है। मैं उस भूख की बात नहीं करता हूं जिसको हम अपनी चॉइस से, जिसको हम अपनी रुचि से स्वीकार करते हैं और जिसको हम एक अपने जीवन में एक सौभाग्य का व्यवहार मानते हैं। मैं उस भूख की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा 10 दिन का उपवास या 30 दिन के रमजान मुझे एक स्थिति में नहीं लेके जाते हैं जिसको हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण एक बहुत हाल के कुछ वर्षों में चल रहा है एक तकनीकी शब्द है, लेकिन उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लगातार भूखे रहने के कारण जो एक स्थिति पैदा होती है हमारे शरीर की, उस स्थिति को हम कुपोषण की स्थिति कहते हैं। हम में से कोई भी कुपोषित हो सकता है। मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, किसी भी वर्ग का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति कभी भी कुपोषित हो सकता है। लेकिन जब एक छोटा बच्चा कुपोषित होता है तो वो जीवन में कभी भी उस कुपोषण के जाल से बाहर निकल के नहीं आ सकता। और जब मैं कुपोषण की बात कर रहा हूं तो उसका एक बहुत ही सीधा सा पैमाना है, उसको मापने का जो जरिया है वो ये है कि मैं अपने जीवन में अपने शरीर का, अपनी लंबाई का, अपने वजन का एक सही मुकाम, सही स्तर किस तरीके से हासिल करता हूं और किस हद तक हासिल कर पाता हूं। भोजन के बिना जरा कल्पना करके देखिए कि क्या जीवन में गरिमा हासिल कर पाना आसान है? क्या जीवन में सम्मान हासिल किया जा सकता है? क्या भूखे रहकर स्वतंत्रता को हासिल किया जा सकता है? भूखमरी एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हमको कहीं ना कहीं परतंत्रता की तरफ लेके जाती है। अगर मैं बहुत दिन से भूखा हूं और मुझे एक स्वाभाविक तरीके से, एक हक के तहत अगर मुझे भोजन नहीं मिल पा रहा है तो मैं क्या करूंगा? कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करूंगा जिससे मुझे भोजन तो मिल जाए, लेकिन मैं उस परिणाम का ध्यान नहीं रखूंगा जो शायद मेरी स्वतंत्रता को छीन सकता है। हो सकता है कि मैं चोरी करूंगा, उसकी रोटी की चोरी करूंगा, खाने के लिए कोई और चोरी करूंगा, और हो सकता है उसके लिए मुझे पकड़ा जाए और मुझे जेल में बंद कर दिया जाए। हालांकि जेल भी एक ऐसी जगह है जहां पर मुझे नियमित रूप से भोजन प्राप्त करने की गारंटी हासिल होती है। फिर इस तरीके की परिस्थितियों की जब हम बात करते हैं तो मेरे जैसे लोगों को यह कहा जाता है कि ये एक तरीके से विकास विरोधी विचार के प्रवर्तक हैं। विकास विरोधी एक विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो विकास की एक प्रक्रिया चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं पैदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ छोटी सी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस भूख और जिस कुपोषण की बात मैं कर रहा हूं उसका दायरा क्या है
उसका असर क्या है, उसके बारे में मुझे लगता है कि मैं आपके सामने कुछ बातें रख सकता हूं। जब एक बच्चा कुपोषित होता है, खासतौर पे 5 साल से कम उम्र का बच्चा एक कुपोषित होता है, तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के ऊपर इतना गहरा असर पड़ता है कि जीवन भर वो जो नुकसान होता है उसको वो वापस हासिल कर पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होता है। आमतौर पर हमारे दिमाग, जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए हम तमाम सारे आइडियाज डेवलप करते हैं और विकास की प्रक्रिया को आगे लेके जाते हैं, इस दिमाग का आमतौर पर वजन होता है 1300 ग्राम। लेकिन इस 1300 ग्राम के दिमाग में से लगभग 900 ग्राम के दिमाग का डेवलपमेंट जो है, उसका जो आकार लेना है, वो 5 साल की उम्र तक सुनिश्चित हो जाता है। और अगर उस 5 साल की उम्र तक अगर उसको सही पोषण, सही सुरक्षा, सही सम्मान ना मिले, तो अपने आप में जो वहां पर एक नकारात्मक स्थिति पैदा होती है और जो वो विकास बाधित होता है, वो जीवन में किसी और तकनीक से, किसी और विज्ञान से उस असर को, उस नकारात्मक प्रभाव को वापस हासिल नहीं किया जा सकता। जब मुझे पर्याप्त भोजन इस तरीके का नहीं मिलता है जिससे मेरे शरीर की जो कार्य प्रणाली है, जो कार्यशैली है, वो एक सही आकार से काम कर सके, तो स्वाभाविक है कि मैं शारीरिक श्रम कर पाऊंगा, ना मैं बौद्धिक श्रम कर पाऊंगा, ना मैं मानसिक श्रम कर पाऊंगा। ये जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, अपने आप में ये हमको किस स्तर पर लेके जाती हैं, वो हमको कहीं ना कहीं समझने की, उसको संज्ञान में लाने की जरूरत है। लेकिन हमारी जो मौजूदा विकास की नीति है, उस विकास की नीति में ये कहीं रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ये कहीं उस विकास को मापने का पैमाना नहीं है। बहुत हाल में हमारा एक सर्वे जारी हुआ है जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहते हैं। 2 महीने हुए हैं इसको हम सबके सामने आए हुए, और ये फैमिली सर्वे हमको बताता है कि भारत में 6 करोड़ बच्चे 5 साल से कम उम्र के अपने निर्धारित वजन से कम वजन की स्थिति में रहते हैं। लगभग 7 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई इतनी होनी चाहिए थी जो उनके विकास के सही स्तर को हासिल कर सके, उसको अचीव कर सके, उससे वो छोटे रह गए। आमतौर पर हम समाज में जब इसके बारे में बात करते हैं तो केवल इतना कहा जाता है कि बच्चा जो है वो थोड़ा ठिगना सा लगता है। लेकिन वो ठिगना क्यों है, क्या उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जानने की कोशिश हमारी व्यवस्था में, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था हो, उसको मापने का कोई पैमाना है क्या? मैं एक सवाल ये सामने हर बार सोचता हूं जिसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर हम शिक्षा के विस्तार के लिए एक प्रक्रिया चला रहे हैं, लेकिन जब हम ड्रॉप आउट का या स्कूल से बाहर होने वाले बच्चों की स्थिति का, उनके सामाजिक वर्ग का, वो किस समाज के किस हिस्से से आते हैं, उसका जब आकलन करते हैं, तब हमारे सामने ये बात क्यों निकल के आती है कि स्कूल के शिक्षा के आखिरी दिनों तक पहुंचते पहुंचते 80% जो बच्चे बाहर हो जाते हैं, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो दलित और आदिवासी समाज के बच्चों का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पोषण की कमी है और जो कुपोषण की स्थिति है वो सबसे ज्यादा असर करती है। हम कहीं पर कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता होती है, उसको हम हासिल नहीं कर पाते। और जब वो बच्चा स्कूल में जाता है जहां उससे अपेक्षा की जाती है कि वो कॉन्सेंट्रेट करे, उन चीजों को रचनात्मक ढंग से समझने की कोशिश कर सके, वहां पर उसकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है, जो उसका विकास होता है, वो उसको वो अवसर उपलब्ध नहीं कराता है। और वो उस पहाड़े का, उस काउंटिंग का, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है जो उसका शिक्षक उससे पूछ रहा होता है। और जब वो जवाब नहीं दे पाता है तब उसके बारे में कहा जाता है कि ये तो आते ही ऐसे समाज के तबके से हैं जिसकी रुचि पढ़ने लिखने में नहीं है, ये तो ढोर चराना चाहते हैं, ये तो जंगल में रहना चाहते हैं, इनकी शिक्षा में रुचि नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक मान्यता, एक सामाजिक मानस उस बच्चे के जरिए एक समाज का बनता है, जो कहीं ना कहीं उसकी जो हम समावेशीकरण कहते हैं, जिसको इंक्लूजन कहते हैं, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को खत्म करने की एक लंबी यात्रा शुरू कर देता है। लेकिन हमारे विकास के मापने के पैमाने और विकास की जो नीति है उसको गढ़ने की प्रक्रिया में कहीं पर भी उस पहलू को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते हैं कि वास्तव में विकास के नजरिए से पोषण के अधिकार को किस रूप में देखा जाएगा। अब अगर इस स्थिति में मैं बात करूं कि जब 13 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आईसीडीएस सर्विसेज प्रोग्राम हैं, तो ये चलाता कौन होगा? मैं सिर्फ इसके बारे में 2 बातें आपके सामने आखिरी में रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात,
ये 13 लाख जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, मध्य भारत की अगर हम बात करें, भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं और 13 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। इनको चलाने का काम एक फ्रंटलाइन वर्कर और एक उसकी एक हेल्पर, उसकी एक सहायिका करती है, जिसको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उसकी सहायिका कहा जाता है। 27 लाख कार्यकर्ता हैं ऐसे जो सीधे उनको पोषित बच्चों को अपने हाथ में लेते हैं, उनको सर्विसेज देने का काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। 1975 से यह कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन 1975 से लेकर के लगभग 40 साल गुजर जाने के बावजूद उस ताने बाने में वो स्थान उनको उपलब्ध नहीं है कि जब हम नीति बनाते हैं, जब हम कुपोषण के बारे में कार्यक्रम बनाते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि समाज में कुपोषण की स्थिति को खत्म करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हमको अपनी नीति में शामिल करना चाहिए जिनसे इस स्थिति को बदला जा सकता है। उसकी सहभागिता का कोई स्थान हमारे यहाँ के नीति बनाने की प्रक्रिया में नहीं है। वो नीति बनाने का जो पूरा काम है, वो पूरा काम उस राज्य की राजधानी या देश की राजधानी में होता है, उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिन्होंने शायद कभी उस कुपोषण को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, जिन्होंने शायद उन 13 लाख बच्चों में से किसी भी बच्चे को अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा। उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कभी भी उस नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, जो अपने सामने उन बच्चों को कुपोषित होते हुए और उनकी मृत्यु की स्थिति को हासिल करते हुए अपने सामने देखते हैं। ऐसी स्थिति में एक जो बड़ा कार्यक्रम हमारे सामने चलता है, उसमें कहीं भी हम ये एक साफ तौर पर देखते हैं कि एक बिल्कुल अलगाव, एक टूटन, एक डिस्कनेक्ट समाज की जो वास्तविक स्थिति है, जो जमीनी धरातल की स्थिति है, वो धरातल की स्थिति कार्यक्रम में नजर नहीं आती। हमने एक छोटी सी कोशिश की कि हम केवल उन फ्रंटलाइन वर्कर्स से जाकर के उनसे बात करें। तय किया कि उनसे जाकर के जब बात की जाए तो हम क्या कहेंगे उनसे। फिर बाद में आखिर में एक बात समझ में आई कि अगर हम कुछ कहेंगे तो क्या वास्तव में हम उसी चीज को आगे नहीं लेके जाएंगे जो उनके साथ हमेशा से होता रहा है, उनकी कभी नहीं सुनी गई। हमने तय किया कि हम एक संवाद, ऐसा संवाद करेंगे जिसमें हमारी तरफ से कोई बात ना हो, हमारी तरफ से कोई ज्ञानवर्धन ना हो, हमारी तरफ से कोई जानकारी ना दी जाए, बल्कि हम उनसे जानने और उनसे समझने की और सीखने की कोशिश करें। और उस प्रक्रिया में जब हमने उस प्रक्रिया को शुरू किया, हमारे लिए सबसे आश्चर्यजनक स्थिति यह थी कि शुरुआती चरणों में हम सब एक साथ बैठते थे, एक मंच पर बैठते थे, गोल घेरे में बैठते थे, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी उस व्यवस्था की प्रतिनिधि जो है वो बोलने को तैयार नहीं होती थी। इतनी हिचक, इतना हेजिटेशन, ये विश्वास करने के लिए वो कोई तैयार नहीं था कि उनको अपनी बात कहने का, अपनी पूरी मन की बात कहने का, अपनी दुविधाओं, अपनी समस्याओं को सामने रखने का कोई मंच उनको मिल रहा है। 1 साल तक केवल हमको यही स्थिति का सामना करना पड़ा। हम उनको यह कहते रहे कि आप कहिए, आप जो कहना चाहते हैं कहिए। कभी उनसे पूछा नहीं गया कि उनको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मोटिवेट और डिमोटिवेट करती हैं, किनसे उनको प्रोत्साहन मिलता है। नहीं हो पाई चीज। और आज जब हमने 800 फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ काम किया, हम केवल एक चीज इस पूरी प्रक्रिया में कर पाए। हमने उनको कोई ज्ञान देने की, नॉलेज देने की कोशिश नहीं की। हमने केवल यह कोशिश की कि हम सुनने की थोड़ी क्षमता विकसित कर सके। मैं जानता हूं मेरे अंदर बहुत उबाल आता है कि मैं जल्दी से ये बता दूं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जिस पल मैं ये करता हूं उसी पल में उनको अपनी बात कहने से, अपनी अभिव्यक्ति करने से, मैं उसी पल उनको वहां पर रोक देता हूं। मेरा बोलना उनके लिए एक बैरियर होता है। और हमारी व्यवस्था यही करती है कि वहां ये मान के चलती है कि हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे व्यक्ति को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपनी व्यवस्था के जो सबसे जमीनी स्तर पर काम करने वाला जो ढांचा है और ताना बाना है, उसको केवल वो ज्ञान देने के लिए पैदा हुआ। वो ये जानना नहीं चाहता कि वो धरातल की स्थितियां, उनके अनुभव क्या हैं, उनके मोटिवेशन और डिमोटिवेशन के फैक्टर्स क्या हैं, उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। और इस केवल एक डायलॉग का, इस केवल एक संवाद का 3 साल की प्रक्रिया के बाद हमारा जो एक छोटा सा अचीवमेंट इसमें निकला, वो ये निकला कि आज जब हम बैठते हैं तो वो फ्रंटलाइन वर्कर्स बोलती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल इस बात में गए कि केवल उसमें यह कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके कि उनकी बात भी सुनी जा सकती है और कही जा सकती है, और वो शायद सबसे ज्यादा इनपुट एक नीति को बदलने के मामले में कर सकती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो भी संवाद से संबंधित है, वो ये कि आखिर एक मीडिया के बारे में हमारा एक पूरा का पूरा नजरिया कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाता है। और जब हम मीडिया की बात करते हैं तो हमारा अनुभव यह रहा, जब हमने काम शुरू किया 16 साल पहले,
सबसे बड़ी हमारे मन में, एक पत्रकार होने के नाते मेरे मन में भी यही बात थी कि मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। जो मैं बात आपके सामने आज कह रहा हूं, यही बात मैं 2001 में भी कहना चाहता था। लेकिन ये 16 साल की असफलता की एक लंबी यात्रा है, जिस लंबी यात्रा में हम उसके ऊपर संवाद, उसके ऊपर बातचीत को आगे लेके जाने और स्थापित करने का काम हम पूरी तरीके से नहीं कर पाए। और जब हम मीडिया के साथ हमने काम करना शुरू किया, तो मीडिया का एक बहुत सीधा सा एक चरित्र होता है कि मीडिया ये मान करके चलता है कि वो सब कुछ जानता है। मीडिया को कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। मीडिया एक स्तर पर बैठता है, मीडिया अपने मानक खुद बना करके रखता है और उन मानकों में किसी तरीके का बदलाव नहीं चाहता, क्योंकि उसके जो वेस्टेड इंटरेस्ट और उसके जो निहित स्वार्थ हैं, उसको उन निहित स्वार्थों के बदल जाने का भय होता है। वो नहीं चाहता कि अखबार के पहले पन्ने पर जो है वो कुपोषण की या भुखमरी की या किसी के स्टार्वेशन डेथ की खबर छपे या उसका विश्लेषण छपे। वो नहीं चाहता उसके बारे में। उसको बदलने के लिए हमने एक 16 साल की एक प्रक्रिया चलाई और इस 16 साल की प्रक्रिया में जानकारियां उपलब्ध कराने से शुरू करके ये कोशिश करना कि किस तरीके से पत्रकारों को, मीडिया पर्सन्स को हम धरातल पर लेके जा सकें, उनका संवाद करा कर सकें और हम फैसिलिटेट इस बात पर करें कि आप अपनी धारणाएं, अपनी जानकारी, अपना ज्ञान, अपना नजरिया वो थोपने की कोशिश ना करें। वो बहुत इतने जटिल तरीके से सामने रखने की कोशिश ना करें कि समाज और उस भूमिका को निभाने वाले कार्यकर्ता उसके बारे में बात करने से हिचकें। तमाम सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं। हर साल तकरीबन 10 रिपोर्ट जो है वो बच्चों की मौतों से संबंधित और कुपोषण से संबंधित जारी होती है। उसके साथ एक प्रेस नोट जारी होता है, वो छप जाता है। इसके बाद वो मुद्दा जो है वो मीडिया से खत्म हो जाता है। हमारी एक कोशिश ये रही कि हम उस हर रिपोर्ट के एक एक पन्ने, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक शीर्षक को पढ़ें, उसका संक्षेप करें और उसको मीडिया फ्रेंडली फॉर्मेट में सामने लेके आएं, ताकि मीडिया पर्सन को वो 200 पेज की एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल रिपोर्ट ना पढ़ना पड़े और वो एक भूमिका निभाने के लिए तैयार हो सके और उसको बहुत साफ तौर पर उसमें एक विश्लेषण नजर आए जो सामने रख सकता है। जो हमारी पहले की धारणा थी कि मीडिया पर्सन वो करना नहीं चाहता, वो धारणा इन 16 सालों में टूटी कि मीडिया का व्यक्ति वो करना नहीं चाहता। दिक्कत यह है कि जो हम उसके सामने पेश करते हैं, जिस फॉर्मेट में पेश करते हैं, वो फॉर्मेट उसका फॉर्मेट नहीं है। उसके फॉर्मेट में चीजों को बदल करके सामने रखना बहुत बड़ी और बुनियादी जरूरत है। उसके साथ रेगुलर डायलॉग करना बहुत बड़ी जरूरत है। उसके साथ एक प्रक्रिया में एंगेज करना, एक प्रक्रिया में जुड़ना उसके साथ एक बहुत बड़ी जरूरत है। और ये जो जानकारी इकट्ठा करना, उसको समुदाय से उसका संवाद करवाना, उसको इंटरैक्ट करवाना, उनके साथ लगातार विषयों पर किसी ना किसी तरीके से एक डायलॉग की प्रक्रिया को आगे लेके जाने की एक पहल करने की कोशिश जो की, और उसका एक परिणाम ये हुआ कि हम इन 15 सालों में लगभग 6000 खबरें कुपोषण जैसे डल नकारात्मक विषय के ऊपर हम कहीं ना कहीं मीडिया में ला पाए, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक पॉलिटिकल इशू बना, जिसके परिणाम स्वरूप वो नीतिगत बहस का मुद्दा बना, जिसके परिणाम स्वरूप हम बजट बनाने की प्रक्रिया में उसके कारण से एंगेज कर पाए। और इस मामले में मीडिया के साथ जब हमने एंगेज किया तो एक ही अनुभव हमारे सामने आया, डायलॉग, बातचीत। जब हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ काम किया, एक ही अनुभव सामने निकल के आया, डायलॉग, बातचीत। ऐसी बातचीत जिसमें आप अपने पूर्वाग्रह, अपने कोई निहित स्वार्थ, निहित लक्ष्यों को आप केंद्र बना करके प्रक्रिया को ना चलाएं, और बल्कि ये कोशिश करें कि ये इशू, ये विषय किस तरीके से समाज के और व्यवस्था के केंद्र में आए और कहीं ना कहीं एक बदलाव की भूमिका को वो निभा सके। एक व्यापक मुद्दे के तहत हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस पूरे विषय को समझने के नजरिए से हमने एक प्रक्रिया को समझने की कोशिश की, उसको देखने की कोशिश की और उसमें से कुछ सीखे निकालने की कोशिश की, वो हमको केवल एक ही दिशा में लेके जाती है कि कहीं ना कहीं हमको समाज से सीखने, समाज से जानने, समाज से सुनने के लिए कहीं ना कहीं खुला होना पड़ेगा। जो भूमिकाएं लोग उसमें निभा रहे हैं, धरातल पर जो भूमिकाएं निभा रहे हैं, उनके बारे में नकारात्मक छवि बना करके उनको खारिज करके कोई भी प्रक्रिया चलाने से बचना होगा। और तीसरी और आखिरी चीज, हमेशा एक कोशिश करनी पड़ेगी कि जब भी मैं किसी बच्चे को देखूं, जब भी मैं किसी भी इस तरीके के वंचित तबके को देखूं, जब भी मैं किसी एक बेघर परिवार को देखूं, उसके बारे में कहीं ना कहीं ये पैमाना जरूर तय करना होगा कि क्या मेरा उससे कोई जुड़ाव है, क्या वो बच्चा मेरा बच्चा नहीं हो सकता, क्या वो बेटी मेरी बेटी नहीं हो सकती। और जब तक वो जुड़ाव निकल के नहीं आएगा, कहीं ना कहीं हम उस संवाद की प्रक्रिया को नहीं लेके जा पाएंगे जो बहुत ही मैकेनिकल हो।
उस प्रक्रिया से हमको कहीं ना कहीं बचना पड़ेगा जो बहुत यांत्रिक हो और बहुत मानवीय प्रक्रिया के साथ इसको आगे लेके जाने की कोशिश करना पड़ेगी। और इसलिए मैं आखिरी में सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं इस बात में कि डायलॉग, संवाद, जिसमें खारिज करने की नहीं बहस करने की गुंजाइश हो, उन मुद्दों से जुड़ने की गुंजाइश हो जो शायद तात्कालिक रूप से हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे इस व्यापक समाज को प्रभावित करती होगी। किसी भी स्तर पर हम हो, चाहे हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे हम एक एंटरप्रेन्योर हो, चाहे हम एक एकेडमिशियन हो, चाहे हम एक स्टूडेंट हो, किस तरीके से हम उस डायलॉग की प्रक्रिया को आगे लेके जा सकते हैं, वो प्रक्रिया कैसे आगे लेके जाई जा सकती है, अगर हम सब उसमें एक भूमिका निभा सकें तो हम शायद बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद।